स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल एज एग्ज़ाम में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास में जो प्रशासनिक ढांचा रहा था अंग्रेज़ों के समय में भारतीय लोगों के ऊपर, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। और इससे जो पहले की वीडियो का जो पार्ट 1 है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। आप वहाँ से लिंक वन के ज़रिए पार्ट 1 की वीडियो देख सकेंगे, जिसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट 7084 के बारे में, और 1786 का जो अधिनियम था उसके बारे में, 1793 का चार्टर एक्ट, और जो 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो में, और ये पार्ट 2 की जो लास्ट वीडियो होगी, इसमें आप जो प्रशासनिक ढांचे के अंदर जितने भी अधिनियम या जितने भी चार्टर जो बचे हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे और समझेंगे कि उनके तहत क्या क्या रहा भारतीय भूमि पर। बात करते हैं हम 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके बारे में। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। दूसरा क्या था कि विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह कार्य किया। इसमें क्या हुआ, इस 1853 का जो चार्टर अधिनियम है कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इस चार्टर अधिनियम 1853 में ये हुआ। आगे हम समझेंगे। अब जो भारत शासन अधिनियम 1858 है उसको समझेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 वर्ष 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था, कि 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो सके, कुछ इस प्रकार का। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया, यानी क्राउन के हाथ में सीधा चला गया था। क्योंकि जैसा कि 1857 की जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां आगे ना बने, उसके लिए डायरेक्ट क्या गया, शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया जो थी। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। कौन, जो भारत का वायसराय बन गया, जो पहले क्या था, गवर्नर जनरल। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में शासन की द्विध प्रणाली को समाप्त कर दिया। पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, यानी कहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया भारत में से। ठीक है, तो ये यही था। आगे हम समझेंगे। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। किसका, संवैधानिक, भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। किसकी, सहयोग की नीति या कहें उदार निरंकुशता, ठीक है, की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। क्या किया गया इसमें, कि भारतीयों को भी शासन में भागीदार बनाया जाए। 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वविवेक से कर सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत,
किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे अब देखते कौन सा है। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या था इसमें? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अतिरिक्त बोलते गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, बहुमत सरकारी सदस्यों का रहता था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। कैसा? अप्रत्यक्ष। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इसे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त था। आगे देखते कौन सा है। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव क्या थे? लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। समझ गए? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। किसने? जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। क्या किया इसने? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। कितनी हो गई? केंद्रीय परिषद में 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, जैसा कि हमें देखने को मिल ही रहा है। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में स्थान दिया गया तथा बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पहली बार हुआ ऐसा है। आगे देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। पूछेगा किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1909 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत में गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड थे। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। तत्कालीन समय में सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया था। तत्कालीन समय में। किसमें? तत्कालीन समय में। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। क्या की गई? प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, जो हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन एवं विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। चुनाव के लिए मताधिकार उच्च संपत्ति धारकों को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का जो चुनाव के लिए जो मताधिकार था वो उच्च संपत्ति धारकों को दिया गया, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919। अब बात करते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत क्या क्या हुआ इसको समझेंगे हम। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। किसकी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। संघ न्यायालय का प्रावधान किया गया। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई। आगे क्या है? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत से बर्मा को अलग किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। प्रांतों में स्वायत्तता एवं द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति हुई। तो हमने कुल मिला के जो समझा वो ब्रिटिश शासन का जो प्रशासनिक ढांचा था उसके बारे में समझा कि कौन सा अधिनियम या कौन सा एक्ट क्या क्या हमें चीज़ें लेके आया सामने, उसको हमने समझा। आपको इसकी जो पहली वीडियो है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इस जो पार्ट 1 जो इसकी वीडियो है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है मैंने। आप जो पार्ट 1 की जो वीडियो का लिंक ओपन करके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का जो अधिनियम था, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, और जो चार्टर एक्ट 1813 का था, और जो अधिनियम जो चार्टर था 1833 वाला, उसका जिक्र उसमें किया गया है। कुल मिला के इन वीडियो में आपको एक तरह से वन लाइनर में सारी वीडियो के जो बारे में आपको जो टॉपिक है इनके बारे में मिलेगा, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स रहेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, ये मदद करेगा। अगर आपको अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम से प्राप्त इन वीडियो को अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, अगर पसंद आ रही हैं, तो कृपया आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी और अच्छी से अच्छी वीडियो आपका डिजिटल एजू एग्ज़ाम प्रोवाइड कर सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करिए।